के शो में। दुनिया भर में पाकिस्तानियों की 43 खरब की जायदादें बैंक अकाउंट्स। बैरून मुल्क रकूम की वतन वापसी क्या महज ख्वाब? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। और ये जो फिगर आपने हेडलाइन में सुनी है मेरे लिए भी हैरान कुन नस्बत। और 43 ट्रिलियन रुपीस 43 खरब, इस खरब यानी 350 अरब डॉलर्स वो हैं जो कि हिडन एसेट्स हैं, हिडन खुफिया या छुपे हुए इस वक्त एसेट्स हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के। और इनको वापस लाना, जिसके बारे में हम एक किस्सा देरीना ख्वाब क्या कहें इसको, जो शुरू से सुनते आए हैं जी कि हम स्विस अकाउंट्स लाएंगे वापस, हम दुबई में पैसा बाहर जो पाकिस्तान आ गया वापस ला सकते हैं। ये तमाम चीजें एग्जिस्टिंग लॉज रेगुलेशंस को सामने रखते हुए क्या पॉसिबल भी हैं, या फिर ये तमाम जिस तरह मैंने कहा कि महज एक ख्वाब है? और इस हकीकत को जानने के लिए कि जो 43 ट्रिलियन की फिगर है, इस पर हमारे जो हुकाम हैं, जो इदारे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो आखिरकार इस फिगर तक पहुंचे कैसे हैं? इसमें दुबई का कितना पैसा है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया था, जो एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4000 अरब से ज्यादा इस पर दुबई में पैसा है। जो एमनेस्टी स्कीम में जो इस वक्त एक्चुअली डिक्लेयर हुआ है, जो रिसेंटली एमनेस्टी स्कीम आई, वो उसकी टोटल अमाउंट 1003 अरब है, तकरीबन 8.1 बिलियन डॉलर्स है। यानी एक बड़ा ह्यूज चंक ऐसा है जो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ। ये तमाम एसेट्स पाकिस्तान से बाहर लंदन, अमेरिका, दुबई, स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक में हैं जो पाकिस्तानियों के हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त डैम के फंड्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त माली क्राइसिस, एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है। और इन तमाम चीजों को रिजॉल्व करने के लिए क्या बड़ा जरूरी है कि ये पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाए। जाहिद इश्कोरी साहब सीनियर सहाफी हैं, आपने एक रिपोर्ट भी दी रिसेंटली अपने अखबार में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। हमारे साथ जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब अमेरिका से हैं, जो कि माहिर हैं टैक्स उमूर के, और इस हवाले से आपने बड़ा काम किया है। जो तमाम जो बाहर पैसा है, इस हवाले से आपकी रिसर्च और स्टडी भी बड़ी गहरी और गहरी नजर रखते हैं। लियाकत शाहवानी साहब, आप OECD यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, और इस हवाले से दीगर मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं तीनों शख्सियात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गिशकोरी साहब, 43 ट्रिलियन, अब इसमें 100 अरब डॉलर यूके और US, 200 बिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड और 4200 अरब रुपए तकरीबन दुबई, इसी तरह से ब्रेकअप है। कितना ब्रेकअप क्या है 43 ट्रिलियन के फिगर का, जाहिद निशकोरी साहब? खान साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये है कि ज़ाहिर है मैं इकानमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन बेस पे आपके साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैंने इस पे दुबई प्रॉपर्टीज़ पे और जितने पाकिस्तान के पाकिस्तानीज़ के अकाउंट्स हैं बाहर में या प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे मैं 2 साल तकरीबन लगाए हैं एज ए रिपोर्टर। मेरी नज़र में ये 430 खरब बनता है, ये 43 खरब नहीं बनता है। 43 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, जो कि एस्टिमेट और पिक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये तफसीलात रखी है। तो ये एक्चुअल फिगर्स हैं बेसिकली, और जो मेरी अखबार में स्टोरी छपी थी उसकी हेडलाइन बिल्कुल गलत थी। अच्छा, 350 बिलियन डॉलर्स, यानी अगर आप डॉलर से बात करें, ट्रिलियन रुपीस, 350 बिलियन डॉलर्स इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जी, ये वो मैं नहीं बात कर रहा, मेरा कोई क्लेम नहीं है। मैं एज ए रिपोर्टर जो इस पे काम कर रहा हूँ, जो मेरे पास डेटा फाइंडिंग्स आई हैं, बेसिकली आपके नाजरीन को यहाँ पर आसान ज़बान में समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का पैसा है, क्या है, किस तरीके से है। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, FBR है, FIA है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इन्वॉल्व है, दूसरे इदारे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस डिवीज़न है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं। इन्होंने ना पिक्चर पेश किए सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक अंदाज़ा रफ एस्टिमेट दिए हैं कि पाकिस्तान का जो पैसा है, जिसको वो समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर जाके पाकिस्तानी शहरियों ने जो कौमी कानून है, नेशनल लॉज हैं, उनको वायलेट करके ये जायदादें बनाई हुई हैं। उसमें मैं आपको ब्रेकअप बताता हूँ। उनका ये ख्याल है कि सिर्फ दुबई में गालिबन 50 बिलियन रुपीज़, जो कि उन्होंने एस्टिमेटेड फिगर बताए हैं,
वो 4460 अरब रुपए की जायदादें और अकाउंट्स मौजूद हैं पाकिस्तानियों के। ये पहला फिगर है। दूसरा फिगर उन्होंने एस्टिमेट जो पिक्चर रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो 200 बिलियन डॉलर हैं जो कि स्विस अथॉरिटीज़ के पास पाकिस्तानी लोगों के वो वहाँ पर अकाउंट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं। और उन्होंने कोट किया है स्विस अथॉरिटीज़ को, उनका ये ख्याल है कि इतने वहाँ पर फिगर्स हैं। इसके अलावा तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है और दूसरे टैक्स हेवन्स हैं। तो ये एस्टिमेटेड 43 ट्रिलियन रुपीस बनता है जहाँ पर नेशनल लॉज वायलेट किए गए हैं। ये पैसा उनका ख्याल है कि पाकिस्तान से या तो लॉन्डर होके गया है। अगर पाकिस्तान से कुछ पैसा नहीं गया, पाकिस्तानी बाहर रहते हैं और उन्हें वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उन्होंने अपने कौमी कानून के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को नहीं बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उस रिपोर्ट में 8 कवानीन साइट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा गया है इस बात को कि ये 8 वो कवानीन हैं जो नेशनल लॉज हैं या फिर इंटरनेशनल लॉज हैं जिनकी वायलेशन हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है खान साहब के पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो बहुत पुराने, फरसूदा और या तो मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं या फिर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कवानीन तोड़े हैं और ये पैसा गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रखा है। वो इसकी एम्बिट में नहीं आते, वो गिरफ्त में नहीं आते, उन पर हाथ डालना तकरीबन नामुमकिन है। यही एक वजह है। पहला कानून तो फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन रेगुलेशन का है 1972 का। इस पे FIA इसको इसके तहत कार्रवाई कर ही नहीं सकती। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1947 का, ये भी इतना पुराना है। फिर एक चीज़ सुफियान मैं ऐड कर देता हूँ आपको, जो एमनेस्टी यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराई थी, 3 महीने इसका दौरानिया था। ये फिगर ज़ाहिर है कानून के मुताबिक उन्होंने किसी को बताया नहीं कि किस किस ने ये अवेल ऑफ की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली दफ़ा ये फिगर रखे हैं। और जो पिक्चर है उस रिपोर्ट की वो मेरे पास है, पूरी डिटेल के साथ है। उसमें उन्होंने बताया है कि 5363 इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज़ हैं या कॉरपोरेशन या कंपनीज या ऐसे बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, आम लोग हैं जिन्होंने इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है। और उनकी जो एस्टिमेटेड वेल्थ बनती है वो आप 10 खरब कह सकते हैं या 1003 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए उसकी अमाउंट बनती है। वो उन्होंने जाहिर किए हैं, उनको जाहिर है उनके नाम अंडर द लॉ खुफिया रखे गए हैं। तो ये 2.3 सुफियान जी अच्छा, इस पे मजीद 2.3% बनता है सिर्फ जो टोटल डिक्लेयर हुआ है, यानी 8.1 बिलियन डॉलर्स है अगर डॉलर्स अमाउंट की जाए। खैर लेट्स टॉक इन डॉलर्स, 350 बिलियन डॉलर्स। अब ये जो 43 ट्रिलियन रुपीस हैं, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, कानून का भी जिक्र हुआ है इस पर, ये क्या पॉसिबिलिटी भी है इसमें, क्योंकि स्विस का पैसा भी है इसमें, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इसके अलावा दुबई का जिक्र हुआ है, ये वापस आ सकते हैं इन कवानीन के तहत? नई कानून साजी करनी पड़ेगी, तब्दीली पाकिस्तान में आई है, नया पाकिस्तान की बात करें खान साहब, या महज ख्वाब है, ये कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे इकरामुल हक साहब? बहुत से ममालिक ने हालिया दिनों में हासिल किया है। इसकी 3 शक्लें हैं जी। एक वो पैसा है जो लोगों ने, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को या कोई और मुल्क को, नाइजीरिया हो, फिलीपींस, यहाँ ऐसे रूलर्स और दुनिया के किसी भी हिस्से में जिन्होंने अपने ममालिक से दौलत लूटी। आपको याद होगा टेक्ना वाला केस में 60 मिलियन का बड़ा जिक्र था जी। तो ये वो कैटेगरी है जो क्रिटिकली एक्सपोज लोग हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। इनका पैसा ऑफशोर में पड़ा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो ऑन शोर स्विट्जरलैंड में भी है और भी बहुत से ममालिक जिनकी तफसील मेरे पास मौजूद है। ये पैसा वापस लाने के लिए तो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशंस के 2 इनिशिएटिव हैं, एक को कहते हैं स्टोलन एसेट्स रिकवरी स्टार
इसके जरिए आप यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम को यूज करते हैं। दूसरा तरीका उस मुल्क में जिसमें पैसा पड़ा हो उसके जरिए बायलैटरल ट्रीटी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कौम को बताना चाहता हूँ, आपके नाजरीन, का यूज होने की बात नहीं है। अभी हालिया तौर पर नाइजीरिया जैसे मुल्क ने 1.2 बिलियन डॉलर हासिल किए हैं। इकराम साहब, मुझे आपका बताया जा रहा है, आवाज में भी थोड़ा मसला है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इस बात को यहीं से जोड़ते हैं। आप जहां जिस बात बता रहे हैं कि नाज़रीन को और आवाम को बताने लगे हैं अहम नुक्ता, साहब और जाहिद किशोरी साहब भी साथ मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद हकायक, ये 350 अरब डॉलर्स क्या पाकिस्तान वापस आ सकते हैं या नहीं, इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बातें हो रही हैं जी कि इस वक्त बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से, एक्सटर्नल क्राइसिस से निकाला जाए, लोन्स रीस्केड्यूल हो या पाकिस्तानियों के डैम फंड्स के लिए पाकिस्तान में पैसा जमा किया जाए, जो जरूरी भी है इंतहाई। उस दौरान जो इस वक्त हमें ये पता चलता है जी कि फिगर तकरीबन 350 अरब डॉलर्स की है, वो पैसा जो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है, जो हिडन एसेट्स हैं, जो एमनेस्टी स्कीम में भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली इसको वापस किस तरह लाने के लिए हमारे हुक्मरानों के ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इस पर जरूर बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप कंटिन्यू करिएगा उस बात को। सर, एक बात सिर्फ ये, क्योंकि हमने मार्च 2017 में साहदार साहब की जबानी सुना था गालिबन पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमारा 1 से 200 अरब डॉलर है, और फिर एक एफबीआर की टीम भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और फिर कहा गया लास्ट मोमेंट पे कॉल बैक कर लिया गया था सीनियर मोस्ट जो एफबीआर के पर्सन थे उधर उनको, और भेजा नहीं गया था, फिर जूनियर टीम भेज दी गई थी। एफबीआर ने एक प्रेस रिलीज के जरिए रद्द किया उस तासुर को, लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों ने होने ही नहीं दिया? अगर कोई मुआहदा हो जाता और पैसे वापस आ सकते थे तो राम साहब? अजीब मुआहदा हो गया था असल में, उसको बाद में फ्रस्ट्रेट किया डार साहब ने। और आपको याद होगा कि हमें 2015 जून गुजर गया, 16, 17, 18 भी, और अभी तक हम स्विट्जरलैंड जो उस वक्त हमें इंफॉर्मेशन देने को तैयार था उसको जानबूझकर सबोताज किया गया है। इसके ऊपर तो एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस ऑफिसर को बाद में आकर चार्जशीट किया गया, वो उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया था मुल्क के लिए, उनको कोर्ट में बुलाकर उनकी टेस्टिमनी होनी चाहिए। और वो तो एक ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम चाहिए। मगर मैं अर्ज कर रहा था कि जो ट्रेड रिलेटेड क्राइम है और टैक्स रिलेटेड, एक तो वो पैसा है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने बाहर रखा, उसको हम एक खास तरीके से ला सकते हैं। फिर वो पैसा है जो लोगों ने टैक्स बचाकर और यहाँ से गैर कानूनी तरीके पे बाहर बेचकर जायदादें ली, जिसमें आपको याद होगा ड्यूअल नेशनल बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर सेटल किया है, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। मगर इंटरलिंक नहीं किया गया कि इनको ड्यूअल नेशनैलिटी जो वहाँ पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट करके मिली थी, वो पैसा इन्होंने कहाँ से कमाया और कैसे बाहर भेजा। और तीसरे हमारे माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं जो ट्रेड रिलेटेड क्राइम करते हैं, और वो जो पैसा उसके नतीजे में होता है वो पाकिस्तान से बाहर आउटफ्लोज भी होते हैं, कुछ इनफ्लोज भी होते हैं, मगर आउटफ्लोज इनफ्लो से बहुत ज़्यादा है। अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, और जो बैलेंस पेमेंट के एडजस्टमेंट्स हैं वो फिर गैर कानूनी तरीके पे होती हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट को ओवरस्टेट करके वो पैसा बाहर रखकर जायदादें बनाई हैं। ये तीनों आस्पेक्ट्स के ऊपर अगर हम तरीके से काम करें, कवानीन के मुताबिक काम करें, और कवानीन हैं भी, और इंटरनेशनल इसको भी, और OECD का जो रिसेंट इनिशिएटिव है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, सबको इस्तेमाल करें, तो फिर कहीं जाकर 2-3 साल की मेहनत से हम इसको तो है इसमें कुछ फ्रूटफुल यानी कि कुछ समर आवर हमारे नताइज हो सकते हैं। नहीं, लेकिन OECD की जो आप बात कह रहे हो उसमें तो बरतानिया से 600 से 700 नाम सामने आए हैं कि वो नाम आ चुके हैं एफबीआर के पास और उन पर काम किया जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड है 350 बिलियन डॉलर्स, आप इस अमाउंट के बारे में आप कितना श्योर है कि इतना होगा, या शायद इससे भी ज्यादा या इससे कम होगा? इकरामुल हक साहब, देखिए, अगर किसी आदमी ने हर साल ध्यान से सिर्फ इंटरनेशनल नारकोटिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट ही देखी हो, जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट पाबंद है कि हर साल हर मुल्क के लिए दे, तो उसमें पाकिस्तान के जो आउटफ्लोज हैं वो एनुअली कोई तकरीबन 8 से 12 बिलियन डॉलर के करीब जो इलीगल हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लीगली बैंकों से जाते हैं और लेजिटिमेट और बोनाफाइडी होते हैं,
अब अगर आप क्यूमुलेटिवली पिछले 20-30 साल से, जब से ये 1992 में प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बना था, अगर आप पिछले 26 साल में एवरेज लगाएं और उसके अलावा भी बहुत सा पैसा, तो ये रकम बज़ाहिर लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगती कि बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर मेरा अपना तजिया भी यही है कि पाकिस्तानियों ने यकीनी तौर पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा ही बाहर पैसा जो है वो स्टैश किया हुआ है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज कर रहा था, तीनों कैटेगरी के लोग शामिल हैं, हाईली एक्सपोज पॉलिटिकल पर्सन, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी, और इसके अलावा हमारे बिजनेसमैन भी, और इसके अलावा वो लोग भी जो पाकिस्तान में नौकरियां तो करते हैं मगर उनके असल इंटरेस्ट, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्होंने ड्यूअल नेशनैलिटीज ले रखी हैं, और जितना पैसा यहाँ कमाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, वो उसको जो है यहाँ से आउट जो फ्लो कर देते हैं। ये तीनों मामलात को रोकना होगा। अच्छा शाहवानी साहब, एक जिक्र अभी ब्यूरोक्रेसी के सरकारी जो लोग इस वक्त काम करते हैं उनका, एक रिसेंटली हमने फॉलो की थी कि स्टोरी जिसमें शहबाज शरीफ साहब के बड़े कलीदी एक पुलिस अफसर लाहौर के जो बड़े अहम ओहदे पे थे, उनकी कनाडा, वो गए कनाडा। और ये एक मिसाल नहीं है, ऐसे बहुत सी मिसालें हैं जिस तरह अभी इकराम साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो यहां रहते हुए डुअल नेशनलिटी रखते हैं या हासिल करते हैं उस दौरान ही, और फिर अपने बच्चों समेत खुद वहां चले जाते हैं बैरून मुल्क। वहां यकीनी तौर पर पैसा भी खर्च होता है, या तो इन्वेस्टमेंट के जरिए जाते हैं या वहां रह के प्रोफेशनल बेसिस पे अपने इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। दोनों सूरतों में पैसा यहां से जाता है। इस वक्त जिस तरह इकराम साहब ने बात की, आपकी नजर में शाहवानी साहब ये इतना ही होगा, 350 अरब डॉलर लगभग, या ज्यादा या कम? सिफान भाई, ये 350 अरब डॉलर से बहुत ज्यादा है। 200 अरब डॉलर जो अभी जिक्र किया जा रहा है कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, ये आज का फिगर बताया जा रहा है, जबकि ये 2008 में ये 200 बिलियन डॉलर बेनकाब हुए थे। आज से 10 साल कबल सेम फिगर अभी तक 10 साल बाद भी कंटिन्यू करता आ रहा है। और ये कैसे नहीं बढ़े कि सिर्फ 2016-17 में 15.23 अरब डॉलर वो पाकिस्तान से थ्रू बैंक्स लीगल वो यहां से बाहर ममालिक गए, और इलीगल कोई 3 से 4 अरब डॉलर उंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से ये पैसा बाहर ले जाया जाता है और वहां पर ट्रेश किया जाता है। 2010 में स्विट्जरलैंड में रेस्टिट्यूशन ऑफ इलिसिट एक्ट 2010 में इस गरीब ममालिक का जो पैसा लूट के लाया जाता है उस पे कुछ स्पेस देने के लिए उन्होंने एक्ट लाया, ताकि अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उनको रिलीफ दिया जाए। इस तनाजुर में नाइजीरिया को बड़ा रिलीफ दिया गया। 794 मिलियन डॉलर सिर्फ जो नाइजीरिया से लूट कर बाहर ले जाए गए थे वो रिट्रीव किया नाइजीरिया ने। इसी तरह पीरू में कोई 700 मिलियन डॉलर और फिलीपींस 1 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने वापस हासिल किए। गो के बड़ा एक सख्त मराला है, बड़ा सख्त एक मुश्किल काम है, इसके लिए विल चाहिए। 2010 में इस एक्ट के बाद पाकिस्तान में ये जो 200 अरब डॉलर खसूसन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, ये फिर अखबारात की जीनत बनी, और उस दौर में पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में इस स्टोरी को वाइप आउट करने के लिए, इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कुछ स्यूडो जो इंटेलेक्चुअल्स है वो सामने आए और उन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश शुरू की। हालांकि स्विट्जरलैंड के एक बैंक के डिप्टी डायरेक्टर ने खुद कहा था कि पाकिस्तान के 97 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के वो स्विट्जरलैंड के मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हुए हैं, लेकिन इस पे विल नहीं था। फिर 2014 में इसाक डार ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान दिया कि 200 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानियों के इलीगल मनी जो है वह स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर उसने अमल दरामद नहीं किया। अब जाके मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो लिया और यह संजीदा मामला है। आपके मुल्क का जो खून है उसको निकाल के, उसको चूस के बाहर मोबाइल ले जाया गया है, और पाकिस्तान इस वक्त आईसीयू में पड़ा हुआ है। इसका खून निकाला जा चुका है, जो गोश्त है वो भी ले जाया गया, अब सिर्फ हड्डियां बच गई हैं, और उसको वापस लाने के लिए अभी हमारे लिए माहौल इसलिए मौजूद है कि पहले वेस्टर्न ममालिक में जब आप जाते थे डिमांड करते थे कि हमारा जो पैसा हमें वापस दिया जाए, वो कहते थे कि आपके मुल्क में करप्शन है, अपने लूप होल्स बंद कर लें, करप्शन बंद कर लें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज लाएं। जैसे जाहिद ने बताया कि हमारे लॉज बहुत ही पुराने हैं, जो लेटेस्ट लॉ है वो मनी लॉन्ड्रिंग को और करप्शन की रोकथाम के लिए नहीं है, बल्कि उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए। और नवाज शरीफ ने 1992 में लाया था इलेक्शन रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट,
जिसके तहत कि आपके बैंकों, आपके एफबीआर, आपके एफआईओ की इख्तियार ही नहीं है कि किसी बैंक में जाके किसी शख्स के जो पैसा है उसका डिटेल हासिल कर सके। तो हमें विल दिखाना चाहिए। विल की तो बात है, इंपॉर्टेंट है उस वक्त तक। ये किशकोरी साहब आपसे, क्योंकि मैं स्पेशली स्विस पे तो हम आएंगे और एफबीआर की हालिया प्रेस रिलीज पर भी, लेकिन उससे पहले दुबई में जो 4000 अरब है इस पर तकरीबन, इसमें जो हमने ये तो देख लिया कि कितना एमनेस्टी में डिक्लेयर हुआ, वो भी बहुत ही मिनिमम परसेंटेज उसकी है। ये दुबई में जो प्रॉपर्टी है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या उन्हीं, ये जो पॉलिटिकली एक्सपोज जो 3 कैटेगरीज इकरामुल हक ने बताई, या इसमें बड़े घपले हैं, या ये नामों के ऊपर है या बेनामी है जायदादें, ये किस तरह की हासिल की गई है, इनकी दुबई की डिटेल्स क्या है? क्योंकि ये रिसेंटली बनी है, जहां तक मेरा ख्याल है। ये स्विस वाली तो बहुत 90 से चल रही है, ये तो रिसेंट पैसा गया है। ये किन किन के नामों पर है? अपने नामों पर है, बेनामी है, ज्यादातर कैसी जायदादें हैं? देखें सुफियान, जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम है बेनकाब, मेरे पास 33,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के पर्टिकुलर्स हैं। अगर 119 ममालिक से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पे फोकस रखें तो 7,000 से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं। मैंने इस स्टोरी पे जब काम किया, इदारों के पास ये सारी तफसीलात हैं, इदारों ने मुझसे ये डिटेल ली हैं। इसमें 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज़, ऑफशोर कंपनीज़, 336 ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेस किया गया है। ये सारी तफसीलात इनके पास हैं। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, आपको उनके एड्रेसेस बता सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के टेलीफोन नंबर्स हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। बात विल की है, देखिए पॉलिटिकल विल की है। ये 4-5 साल बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन चला हुआ है। ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आई कंटिन्यू एग्जैक्टली इस पॉइंट से जो आप बात कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, अथॉरिटी के पास भी हैं, लेकिन एक्शन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा? और दुबई की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 4000 अरब की जायदादें सिर्फ दुबई के अंदर, और जाहिद किशोरी साहब बता रहे हैं कि नाम तफसीलात इनके पास भी हैं, अथॉरिटीज के पास भी हैं। तो सर, नाम, नंबर, एड्रेस, जाहिद साहब, ये सब कुछ है, एफबीआर के पास है, तो कार्रवाई का इंतजार है नहीं। अगर खान साहब आ गए, इनका अज़म भी है, और गवर्नमेंट में जो विल हम जब से बात, देन इट मीन्स कि हम बड़ा करीब पहुंच चुके हैं एक डिसीजन लेने, और उसके बाद ये सारे नाम बेनकाब हो जाएंगे। सारे देखें, नाम तो मैं ही बेनकाब कर सकता हूँ, पब्लिक डोमेन में दे सकता हूँ। कुछ ऐसी सर्टेन रीजंस हैं कि उनके नाम, अभी मैंने 2000 लोगों को लिखा था कि एक सवालनामा भेजा था कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये एड्रेसेस हैं, आप इस पे कुछ जवाब देना चाहेंगे। तो काफ़ी मुझे लोगों ने थ्रेट किया, लोग कॉल्स कर रहे थे ऑफिस में, और बहुत एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे लिए इन स्टोरीज़ को लाना, कि बहुत सारी स्टोरीज मेरी ब्लॉक हो गई थी। तो अगर गवर्नमेंट की विल हो, इमरान खान को चाहिए, जैसे वो वज़ीर आज़म बनने चाह रहे हैं, 55 प्रॉपर्टीज़ की दुबई अथॉरिटीज़ ने कंफर्मेशन दे दी है। उसमें से 31 पाकिस्तानीज हैं, उनकी ये ओनरशिप है। 27 ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, टैक्स अथॉरिटीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ नहीं है, नेशनल लॉ वायलेट किया हुआ है, जिसमें मैं पब्लिक डोमेन में इमरान खान की बहन अलीमा खान का नाम दे सकता हूं, क्योंकि उसका नाम भी यूएई टैक्स अथॉरिटीज ने हुकूमत पाकिस्तान को कंफर्म कर दिया है कि उसकी प्रॉपर्टी है और एफबीआर के साथ डिक्लेयर नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट करें, जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू हुई थी, शरीफ फैमिली से शुरू हुई है, उसको स्टार्ट करें। अगर विल हो तो ये हजारों पाकिस्तानी जिनकी ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब पाकिस्तानी गैर कानूनी पैसा छुपा के बैठे हैं, गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक बात तय है कि 95% ऐसे हैं जो ये चीज़ें छुपा के बैठे हैं। ये सारे पर्टिकुलर दुबई प्रॉपर्टीज़ के। दूसरी चीज़ें मेरे पास हैं, इदारों को मैंने जाके दी हैं, एफबीआर को दी है, फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने लिखा है, चीफ जस्टिस साहब को,
कि मेरा कहा है, मेरे इदारे जियो का कहा है कि वो हमें ये सारी डिटेल दे दें, हम इसको परसू करेंगे। अब बात ये है कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ये छोटे बेचारे जो इदारे हैं इनकी कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है। एक छोटा ऑफिसर जिसको नोटिस भेजता है, FIA ने 662 लोगों को भेजे हैं नोटिस। आप उस वक्त पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे थे, मैं आपको सिंध के एक बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर का बता सकता हूं जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है, जिनके वो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। एक बंदा है, मैं दोनों के नाम पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहता, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं, वक्त आने पर डोमेन में भी, पब्लिक डोमेन में वो नाम आ जाएंगे। लेकिन उस पॉलिटिशियन ने FBR को या किसी भी इदारे को ये नहीं बताया हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी है बाहर, मुल्क से बाहर। उसने अपने जो पेपर फाइल किए, नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो नील बताया हुआ है, आउटसाइड प्रॉपर्टी, आउटसाइड पाकिस्तान नील बताया हुआ है। लेकिन उसका नूर बैंक दुबई में अकाउंट है, उसकी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, और दूसरी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है। तो ये एक सर्टेन केस है, ये हजारों में ये केसेस हैं। अब बात, एक छोटा ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, उसको थ्रेट मिलते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की टीम चेंज हो जाती है, वो खुद हटा दिया जाता है। बात गवर्नमेंट की है। अगर इमरान खान का ये एक सर्टेन डोमिनेटेड क्लेम रहा है कि पाकिस्तान की लूटेड मनी वापस आनी चाहिए, और ये उसका एजेंडा तौर पर है कि नंबर 1 रहा है, उसको चाहिए यहीं से स्टार्ट करें। इसी बात को थोड़ा सा आगे, अलीमा खान साहब से इकरामुल हक साहब, मैं क्योंकि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं, ऐसी सिंध में एक शख्सियत है जिन्हें मैं जानता हूं कि उनके ड्राइवर या किसी और मुलाजिम के नाम पे शनाख्ती कार्ड पे प्रॉपर्टीज हैं उनकी, यानी इस तरह के बहुत से लोग हैं इकरामुल हक साहब। अब अगर इमरान खान साहब, जिस तरह उन्होंने कहा जी कि अगर शुरू करना है तो अपने घर से पहले शुरू करें, लेकिन अगर शुरू करते हैं तो आपके नजदीक उस अज़म को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए $350 अरब, जबकि कोर्ट भी चाहता है कि पैसा वापस आए, यहां पर बड़ी जरूरियात है इस पैसों की, वो किस तरह हो सकता है अमली जामा, जबकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी सेनेट में भी नहीं है, और किसी लेजिस्लेशन के लिए उनको उसकी जरूरत होती है, आईन में तब्दीली के लिए अगर तरमीम करनी है तो क्या किया जाए, रास्ता क्या हो इकरामुल हक साहब आपकी नजर में? इसके लिए तो कोई कवानीन में तब्दीली की जरूरत नहीं है। 2 कानून ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं, जो तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यानी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनके लिए तो हमारा नैब का कानून ही काफ़ी है कि कोई भी ऐसा सासा जो उसके ज़राए से बाहर हो, उसको लेकर आप उस असासे को फ्रीज कर सकते हैं, और उस आदमी को फिर उसको जेल भी भेज सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं, प्ली बारगेन कर सकते हैं। अब आइए टैक्स की तरफ, वो मामला जहाँ पे ऐसे मामलात हैं, उसके लिए हमारा टैक्स का कानून कहता है कि आप चाहे उसको कितनी भी लेयरिंग कर लें, अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिशियल ओनर है उसको हम टैक्स कर सकते हैं। तो असल तो अदारों को, जो अभी जाहिद साहब फरमा रहे थे, जब पीछे पॉलिटिकल विल हो और आगे अदारे जो हैं इंडिपेंडेंट काम करें, तो हम ये काम कर सकते हैं। दरअसल जो पहले मामलात रहे हैं वो ये हैं कि पॉलिटिकल एलीट भी, और उसके बाद फिर जाहिर है कि अदारे जो उनके हाथ में कैप्टिव थे, उन दोनों ने मिलकर लोगों के एंटी पीपल अलायंस बना रखा है। अब इमरान खान साहब हो या कोई और हो, अगर ये एंटी पीपल अलायंस रहेगा तो ना ये दौलत, ना वो टैक्स जो हम नहीं हासिल कर सके, और वो ड्यूटीज जो लोगों ने ट्रेड रिलेटेड क्राइम से की है, बड़े बड़े पावरफुल बिजनेसमैन हैं, वो हासिल नहीं कर सकेंगे। बात लियाकत साहब ने भी और जाहिर साहब ने और आपने भी, जो नुक्ता है इसका वो एक ही है मरकजी, कि जब तक विल नहीं होगी और अदारे जो हैं, हमें कोई नई कानून साजी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स करने हैं और उसके बाद उस पर अमल दरामद करना है। मेरे पास, जैसे जाहिर साहब के पास डिटेल है, मेरे पास भी बहुत सी डिटेल्स हैं, तो अदारों को कैसे पता नहीं होगा? नहीं पता होगा तो हम बता देंगे। हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे, देखिए अब जाहिर साहब ने एज ए रिपोर्टर इतना मायानाज काम किया है, तो सुप्रीम कोर्ट बुलाकर इन्हें पूछे, उस ऑफिसर से पूछे जिसने इतना बेहतरीन मुआहदा किया था और उसको उल्टा FBR ने चार्जशीट किया। अगर हम ऐसे उल्टे काम करेंगे तो फिर तो पैसा नहीं आएगा। और ये विल हो कि हम सबका लाएंगे, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सिर्फ एक फैमिली को हम टारगेट नहीं करेंगे। पहले हम अपना रिजॉल्व करें, बाकी मामलात हम हल कर देंगे इनके बिहाफ से। लेकिन ये जो आपने FBR का जिक्र किया है लियाकत शाहवानी साहब, FBR की प्रेस रिलीज ये कहती है कि जो हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटी थी उसका मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था,
और डबल टैक्सेशन को रोकना था, उसमें कोई $200 बिलियन का जिक्र ही नहीं है। एफबीआर सरासर तरदीद कर रहा है $200 बिलियन की। तो फिर अब एफबीआर को सामने रखते हुए मौजूदा जो चेयरमैन एफबीआर है उनकी जो ये जो स्टेटमेंट जो अब चल रही है सामने रखते हुए इंतजामिया को मौजूदा, किस तरह बढ़ा जाए आगे शबानी साहब? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एफबीआर का ना कोई इस तरह का इख्तियार है, न ये उसका डोमेन है। वो सिर्फ म्यूचुअल बायलैटरल जो कम्युनिकेशन है और इंफॉर्मेशन फ्लो, उस हद तक वो एक ट्रीटी है, उससे ज्यादा नहीं है। एफबीआर को इख्तियारात के लिए, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, इसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी एक्ट्स, आपने जो मौजूदा एक्ट्स हैं उनको अमेंड करके आपने बेहतर बनाना है। जो दुनिया में OECD है और जो FCPA, जो इंटरनेशनल जो कवानीन एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके साथ अडेप्टेबल बनाते हुए आपने लेजिस्लेशन करना है। इससे ज्यादा कोई आपको जरूरत नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट को अगर विल हो तो ये सारे मामला